हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 10th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर एक नई सीरीज हम चालू कर रहे हैं। चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है। दैट इज फॉर नीट पीवाईक्यूज। हम नीट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। 15-15 क्वेश्चंस के छोटे छोटे सेशंस हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें 15 पीवाईक्यूज आपको ईच सेशन में लगवाए जाएंगे। हम चैप्टर बदल कर 15-15 क्वेश्चन लगभग हर चैप्टर के करा रहे हैं, ताकि हर चैप्टर का टेस्ट और कॉन्फिडेंस आपको मिलता रहे। और उसको रिपीट भी कर रहे हैं बार बार, कुछ चैप्टर्स को दो बार ले रहे हैं ताकि और क्वेश्चंस आपको दिए जा सके। ये कुछ स्पेशल चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद हम इन चैप्टर्स को रिपीट करेंगे, ताकि जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें भी आपको और कराया जा सके। आज नीट पीवाईक्यूज में जो टॉपिक हमने लिया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये पार्ट 1 है इसका। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, लेकिन इसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा से इसका एक और लेक्चर लेंगे, जिसमें इन क्वेश्चंस के अलावा दूसरे और 15 क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रॉब्लम सीरीज को। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 and C2 of equal capacitances are connected as shown in diagram. Terminal A and terminal B of the key K are connected to capacitor C1 C2. EMF बैटरी का V वोल्ट दे रखा है। Now disconnecting A and B, the terminals B and C are connected. A B को छोड़कर B C कनेक्ट कर दिया गया। Due to this, what will be the percentage loss of energy? तो ओवरऑल कहने का अर्थ ये निकल कर आया कि पहले ऐसे कनेक्टेड था, फिर इस कनेक्शन को हटाया गया और यहाँ कनेक्शन लगाया गया। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जब ये कनेक्शन था तो आपको दिख रहा है कि ये कनेक्शन में नहीं है, तो इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ बैटरी के साथ ही लगा हुआ है। दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, तो C1 C2 का कोई लॉजिक नहीं है, ऑल आर C, तो C मान लेते हैं। V वोल्ट की बैटरी लगी है, तो शुरुआत में यहाँ पे CV प्लस और यहाँ CV माइनस ऐसा आ गया। इसके ऊपर शुरुआत में 0 और 0 चार्ज था। फिर कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ से स्विच को हटाया गया और दोनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ा गया। अब ये जोड़ने पर बैटरी एलिमिनेट हो गई सर्किट से, बैटरी खत्म हो गई। अब ये दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो लॉजिकली इनका एक कॉमन पोटेंशियल होगा। हम उस कॉमन पोटेंशियल को कह देते हैं X। कॉमन पोटेंशियल कैसे होगा सर? पैरेलल लगे हैं तो पोटेंशियल को तो सेम होना ही पड़ेगा। तो जो भी कॉमन पोटेंशियल आ रहा है वो X है। ये कैसे आ रहा है? कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो करके जा रहा है। तो हम यहाँ आपके लिए लिख देते हैं कि मान लेते हैं कि कुछ Q चार्ज फ्लो कर गया। कितना कर गया पता नहीं। पोटेंशियल बेटा तुमने X मान लिया है, और कैपेसिटेंस CC, तो यहाँ पर प्लस CX Q इक्वल टू CV, यहाँ माइनस CX, इसी प्रकार से यहाँ प्लस CX और माइनस CX। चार्ज कंजर्वेशन अगर हम यूज करें और चार्ज कंजर्वेशन यूज करें इन प्लेट्स के बीच में, ये आप देख रहे हैं ऊपर वाली दो प्लेट्स के बीच में, तो चार्ज कंजर्वेशन कहता है कि पहले चार्ज CV और 0 था, और अब चार्ज देखें तो CX और दूसरी प्लेट पे भी CX। तो पहले वाला चार्ज का सम और बाद वाले चार्ज का सम बराबर होना चाहिए, क्योंकि चार्ज सिर्फ इन दो प्लेट्स में आपस में ट्रांसफर हुआ और कहीं नहीं गया। तो चार्ज कंजर्वेशन मिला। आफ्टर दिस चार्ज कंजर्वेशन क्या मिला? 2xc इक्वल टू CV, C से C कैंसिल, x की वैल्यू आ गई बच्चा V/2, यानी कॉमन पोटेंशियल जो है वो V/2। एनर्जी का लॉस निकालना है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि लॉस इन एनर्जी कितना होगा, तो तुम्हारे पास एक ही जवाब होगा, इनिशियल एनर्जी कितनी थी और फाइनल एनर्जी कितनी है सिस्टम की। तो शुरुआत में अगर आप देखो बहुत ध्यान से, आपको एक चीज तो समझ में आएगी कि इसके पास तो चार्ज और पोटेंशियल दोनों था, इसके पास कुछ भी नहीं था क्योंकि पहले कनेक्टेड नहीं था। इस वजह से अगर हम इनिशियल एनर्जी 1 की निकालें, तो इनिशियल एनर्जी 1 की निकालने में हम कहेंगे हाफ CV² लिखा जाएगा, और दूसरे की एनर्जी निकालोगे तो 0 आ जाएगी। टोटल इनिशियल एनर्जी पर आओगे तो वो हाफ CV² रहेगी। फाइनल वैल्यू को बहुत ध्यान से देखिए। फाइनल में अगर एनर्जी फर्स्ट वाले की निकाली जाए तो वो हाफ C, और अब की बार जो सेकेंड टाइम पोटेंशियल है वो V/2 है का होल स्क्वायर। और U2 को देखोगे
तो उसका भी पोटेंशियल बेटा v/2 ही है क्योंकि कॉमन पोटेंशियल था दोनों का। तो यू विल गेट हाफ CV² इंटू 1/4 और यहाँ रहा हाफ CV² इंटू 1/4। तो जब तुम फाइनल एनर्जी देखोगे तो लिखोगे हाफ CV² कॉमन दोनों में से ऐड करने पर एंड 1/4 प्लस 1/4 बेसिकली 1/2 बच रहा है। तो 1/2 ऑफ हाफ CV², ये फाइनल है। इनिशियल हाफ CV² मतलब आधी हो गई एनर्जी, तो बची आधी, तो लॉस भी कितने का हो गया, आधे का, तो लॉस हो गया 50%। 2019 नीट का क्वेश्चन है। देखिए 2014 में पूछा गया, अच्छा सवाल, बिल्कुल फंडामेंटल है। कह रहा है कि दो थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखी गई हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 है, K2 बड़ा है K1 छोटा है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया गया है D के साथ और पूछ रहा है कि सब बकवास बताओ कौन सा ग्राफ सही है। मेरे हिसाब से ये जो पोर्शन है यहाँ पे एयर है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एयर है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एयर है, ये शेडेड पोर्शन में K1 है, शेडेड पोर्शन में K2 है। जितना ज्यादा होगा K उतनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि इसको जोन 1, इसको जोन 2, इसको जोन 3, इसको जोन 4, इसको जोन 5 बोले तो आपको दिखेगा कि 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, 2 में डाइलेक्ट्रिक आ गया, फील्ड कम हो गई, 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एयर वाली है, 4 की इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कम है, पर बात ये है कि सेकंड वाले से कम है कि सेकंड वाले से ज्यादा है। तो वो कह रहा है डाइलेक्ट्रिक सेकंड वाले का ज्यादा है, सवाल में दे रखा, तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम। और उसके बाद फिर फिफ्थ जोन जो है उसमें फिर से एयर वाली आ गई। ऐसा ग्राफ चेक करिए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए 2018 का क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सस्ता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है, दो मेटल प्लेट्स के बीच में है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में है, जिनका चार्ज Q और एरिया A है, और वो किन पर डिपेंड करती है, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप का सवाल पूछा है। तो हालांकि ये ओरली भी बोला जा सकता है इस पे अगर फॉर्मूला आपको याद है, बट जिन बच्चों को इनका फॉर्मूला नहीं पता है मतलब चाहिए कि आप वो फॉर्मूला भी जाने। ये आपके लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा मान लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है बेटा वो टोटल फील्ड है, ई टोटल। किसी भी पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स है उस फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू फील्ड। लेकिन इस फील्ड में वो चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालनी है। जैसे मान लो इस नेगेटिव प्लेट पे फोर्स निकालनी है, तो जो फील्ड हम नेगेटिव प्लेट में यूज करेंगे वो नेगेटिव की नहीं होगी, इसके अलावा सबकी होगी। तो अगर मुझ पे फोर्स निकालनी है तो मेरी फील्ड इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब टोटल फील्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, जवाब है हाँ। तो फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, इंपॉर्टेंट बात है, और ये जस्ट हाफ हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड होकर इतनी बन जाती है। तो जो फोर्स निकल कर आ रही है वो फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है चार्ज इज गिवन एज Q और फील्ड इज गिवन एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अगेन Q, sigma is nothing but Q upon A into 2 epsilon naught, that becomes Q square by 2A epsilon naught। ये किसी भी एक प्लेट पर लगने वाली फोर्स है, you must know this, बिल्कुल अच्छा फॉर्मूला है, पता ही होना चाहिए। ऑप्शन देखो क्या कहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, हाँ बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ही नहीं फॉर्मूले में स्मॉल डी आर। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, ना है नहीं डी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, बी सी डी गलत ऑप्शन है, ए ही सही ऑप्शन। तो नीट 2018 का क्वेश्चन देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कोई अच्छा नीट का बच्चा है जो तैयारी कर रहा है अच्छे से, जो फॉर्मूला याद करने में बिलीव करता है, उसे अगर फोर्स का फॉर्मूला याद हो तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट से बोल सकते हैं। एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी मेमोरी ऑफ दिस फॉर्मूला, तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही,
तो ये 1 मिनट में आप पहुंच भी सकते हैं। अगले सवाल पे बेटा आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल है। Two metallic spheres of radii 1 and 3 centimeters are given charges this much and this much respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is. Important सवाल है। इस तरह के सवालों को बहुत फंडामेंटल लेवल पे बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही हम अपने स्कूल लेवल प्रोग्राम्स में स्टार्टिंग के लेक्चर में कराते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मेटालिक स्फीयर्स को आपस में किसी कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट किया जाएगा तो दोनों के दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, उनका कुछ चार्ज है, उनके ऊपर मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या चार्ज है, लेकिन अगर उन्हें किसी कंडक्टिंग पाथ से टच कर दिया जाएगा, कांटेक्ट में लाया जाएगा, तो उनमें चार्ज बराबर हो जाए इस बात की गारंटी नहीं है। कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल बराबर होने का। अच्छा, तो वो क्या रहा है, यू हैव सम स्फीयर एंड अदर स्फीयर जिसकी रेडियस कुछ 1 सेंटीमीटर है, मैं उसे r बोल देता हूं। अगले की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, मैं उसे 3r बोल देता हूं, r बीइंग 1 सेंटीमीटर। पहले वाले पे जो चार्ज है वो -1 × 10⁻⁻² कूलम्स है, दूसरे वाले पे 5 × 10⁻⁻² कूलम्स है, एंड देन हम इसे किसी वायर से कांटेक्ट में लाते हैं। कांटेक्ट में लाने पर चार्ज ट्रांसफर होगा और पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि पोटेंशियल बराबर करने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की दिशा में कुछ चार्ज गया जिसे बोला गया Q। अगर Q चार्ज ट्रांसफर हो गया तो 5 × 10⁻⁻² माइनस Q कूलम यहां बचा, और -1 × 10⁻⁻², साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस Q कूलम यहां पर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वहां ऐड हुआ है तो ऐड ही होना, पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं ये। तो छोटे वाले का पोटेंशियल देखो 1/4πε0। अब नया चार्ज कितना है, -1 × 10⁻⁻² प्लस Q। ठीक है मेरी बात, डिवाइडेड बाय उनकी रेडियस कितनी है r। बड़े वाले का पोटेंशियल देखो 1/4πε0, उसके बाद है 5 × 10⁻⁻² माइनस Q होल डिवाइडेड बाय 3r, ये रेडियस है kq/r बेसिकली। और पोटेंशियल्स तो बराबर होना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ही यही है कि पोटेंशियल बराबर होंगे तभी चार्ज का फ्लो होना बंद होगा। तो r से बेटा r भी आप कैंसिल कर दीजिए, एंड यू विल गेट -10⁻⁻² प्लस का Q, कूलम्स में ले लिया बेसिकली, तो 5 × 10⁻⁻² माइनस Q होल डिवाइडेड बाय 3। मल्टीप्लाई कराइए तो आप लिखेंगे -3 × 10⁻⁻² और प्लस 3Q इक्वल टू 5 × 10⁻⁻² माइनस Q। इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो आप लिख रहे हैं 3Q, माइनस वाले इधर जाके हो जाएगा +4Q, 5 × 10⁻⁻², वो माइनस इधर आके हो जाएगा +3 × 10⁻⁻²। ये बन गया बेटा आपके लिए 4Q, और ये बना आपके लिए 8 × 10⁻⁻²। इससे काटो तो बना 2, Q की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁻² कूलम्स। इतने कूलम का चार्ज फ्लो कर गया। जब इतने कूलम का चार्ज फ्लो कर गया तो उसने कितना फ्लो किया ये नहीं पूछा, उसने कहा कि बिगर स्फीयर पे फाइनली कितना चार्ज बचा। तो मेरे हिसाब से जो मेरा फाइनल आंसर है वो ये है कि इनिशियली कितना चार्ज था इसके पास 5 × 10⁻⁻², कितना फ्लो कर गया 2 × 10⁻⁻², कितना बचा, इनका डिफरेंस 3 × 10⁻⁻² कूलम्स। देखे तो ये ऑप्शन है यार, बी मैच कर गया। 2012 का साल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, जो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इसको 90 डिग्री से रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। आप फंडामेंटल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का याद रखिए, दैट इज -PE cos थीटा। थीटा बेसिकली एंगल है वो जो बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट आपस में। दिस इज द फॉर्मूला। और अगर वर्क डन की बात तुमसे एक्सटर्नल वर्क की बात पूछने लग जाए तो तुम कहोगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
कह रहा है कि पहले अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि जो इनिशियल केस है उसमें थीटा बराबर 0 डिग्री है और रोटेट कर देना है 90 डिग्री से, तो फाइनल केस के अंदर थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस पीई। जब आप फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस पीई कॉस और थीटा की जगह 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है तो तमाशा 0 हो गया। अब एक्सटर्नल वर्क के बारे में आप जानेंगे तो आप लिखेंगे फाइनल एनर्जी तो 0 माइनस इनिशियल, और इनिशियल एनर्जी को आप देखेंगे तो माइनस पीई है, माइनस माइनस खत्म हुआ, आंसर आया प्लस पीई। ये वर्क डन रिक्वायर्ड है। तो ए ऑप्शन में ही आपको पहला ऑप्शन नजर आ जाता है, आपको दिखाई देता है कि 2006 का नीट का एक बढ़िया सवाल है, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। कर्नाटका नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है। अरे ये तो वही सवाल है यार। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री, एग्जैक्ट सेम सवाल है। ये 2006 में आया था और 2013 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया है। बस वो वर्क ना पूछ के अब की बार क्या पूछने लग गए हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्रीज। अगर वो तुमसे कहे कि एनर्जी रिक्वायर्ड और इसकी बजाय बोले वर्क रिक्वायर्ड, तो दो अलग शब्द हैं पर आपके कानों में एक ही जाने चाहिए, इनके मतलब एक ही है। तो क्योंकि मतलब एक ही है तो सवाल को लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। अभी अभी यही सवाल लगाया, पी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मूला वही यूज करना है, माइनस पी कॉस थीटा। क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखो। इस तरह के में 2011 मेंस का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने बहुत ज्यादा बार इसको डाला नहीं है। इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इसका आंसर डी 0 ही आने वाला है मेरी समझ में, अगर मैं क्वेश्चन ठीक पढ़ पाया हूं अभी तक। तो क्या कह रहा है, 3 charges each q are placed at corners of isosceles right angled triangle, isosceles triangle ABC of sides BC, AC and 2A, और D and E are the midpoints of BC and AC। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दूरी है इस सवाल में A लिखी हुई है और ये दूरी भी A लिखी हुई है और ये दूरी इन्होंने 2A दी है। इस सेंस में आंसर ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। कह रहा है D और E बिल्कुल मिड पॉइंट्स हैं, तो कह रहा है वर्क डन बताओ किसी चार्ज Q को यहां से खींच के यहां ले जाने का। आप इस बात को ठीक ठीक तरह से जानते हैं बेटा कि जो वर्क का फॉर्मूला है वो है किस चार्ज को आप फ्लो करा रहे हैं, वो चार्ज इनटू जिन पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो डेल्टा V। Q तो Q ही है। अब D और E का अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता तो वर्क डन मिल जाता, यानी इसे ऐसे रख लें और फाइनल का मतलब E का पोटेंशियल, इनिशियल मतलब D का पोटेंशियल। तो एक्सटर्नल एजेंट का बेसिकली वर्क हमें यहां मिल जाता। E और D के पोटेंशियल को देखते हैं। यू हैव गॉट Q चार्ज हियर, Q चार्ज हियर, Q चार्ज हियर, तो यहां से भी ये बेसिकली A/2 डिस्टेंस है, यहां से ये A/2 डिस्टेंस है, यहां से ये A/2 डिस्टेंस है, यहां से ये A/2 डिस्टेंस है। अब ये 0 अगर आएगा क्योंकि इसने आइसोसेलेस बोल दिया है, इक्विलेटरल नहीं बोला है, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो VD तो शायद आंसर बदल जाएगा इसका, इन्होंने आइसोसेलेस बोला इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे। D के पोटेंशियल पर ध्यान दो। D का पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, इसकी वजह से लिखा जाएगा KQ बाय R, KQ बाय R A/2 प्लस इस वाले चार्ज की वजह से KQ बाय R। क्वेश्चन की फ्रेमिंग लैंग्वेज की बिल्कुल घटिया है। और एक ये रहा इस तरह से, ठीक है। आपको दो साइड्स बराबर दिखाई दे रहे हैं, दो एंगल्स बराबर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर ये दो एंगल्स बराबर हैं, इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में बराबर है, तो फिर इसे देख लेते हैं भाई। ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक, ये 2A है, ये A/2 है, तो ये कितना है, तो मैं कहूंगा ये जो हाइट का स्क्वायर है ना,
ये 2a का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर के बराबर है, यानी 4a स्क्वायर, ठीक, माइनस a स्क्वायर बाय 4, इस टाइप का कुछ है। तो अब इसको अगर लेना चाहो तो कैसे लिखोगे, 16a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, दैट इज 15a स्क्वायर बाय 4, यानी h की वैल्यू आ गई a/2√15। इस तरह का क्वेश्चन बन गया है, तो खतरनाक क्वेश्चन बन गया। तो ये लिखा गया k³ अपॉन a√15/2, ये d का है पोटेंशियल। इसी तरह E के पोटेंशियल पर आओ। E के पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो। E के पोटेंशियल के लिए यहां से देखो a/2 यानी कि k³ डिवाइडेड बाय a/2 प्लस k³ डिवाइडेड बाय a/2 प्लस, अब ये सारा तमाशा जो इधर उधर से लगाया हुआ है उसे आप हटा दीजिए, बस इससे कहिए कि ये 2a है और ये पूरा का पूरा a है। तो यहां से परपेंडिकुलर डालिए एक, यू विल गेट अ परपेंडिकुलर। अब साहब जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है मिड पॉइंट की बात, वो दूरी कितनी होगी, ये a/2 है, तो फिर, और ये तो हमारा 2a नहीं a है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, दैट इज इक्वल टू, ये वाला h मान लेते हैं, h का स्क्वायर, तो ये बन रहा है हमारे लिए 3a स्क्वायर बाय 4, तो h की वैल्यू आ रही है a/2√3, h की वैल्यू आ रही है, तो ये बन गया k³ होल डिवाइडेड बाय a√3/2। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए और वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा, ये बहुत खतरनाक टाइप का क्वेश्चन बन गया। आई डोंट थिंक ये बनने वाला सवाल है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फिर भी देखते हैं, VE माइनस VD। अच्छा, इसके बाहर किसे लिखना है, Q को लिखना है, तो Q को लिखते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस 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 करना है तो माइनस करो, इसमें से ये कट जाएंगे, तो मेरे लिए आंसर आएगा k³ इंटू 2a√3 माइनस k³ a√15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू q, 2k³ बाई a कॉमन, 1/√3, जैसा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है, ऑल्दो पूरी संभावना है कि बुक से वो क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है। इसका रीजन ये कि इसका आंसर नहीं आएगा, फिर भी सॉल्व करते हैं इसको। √15 को लिखने के दूसरे तरीके हैं हमारे पास, वी हैव डिफरेंट मेथड्स, कि हम इसे √3 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो इसमें से अब 1 कॉमन लेकर के √3 भी बाहर ले सकते हैं, ऑल्दो कहीं भी √3 एज आंसर हमारे पास नहीं मौजूद है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है इस सवाल की, किसी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सवाल नहीं बनेगा। तो कहीं मिस प्रिंटिंग इस क्वेश्चन में, जो बोला है उससे क्वेश्चन नहीं लगने वाला है। अगर इस सवाल में ये आइसोसेलेस ना दे करके इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया होता तो इसका आंसर 0 आता और यही इसका करेक्ट ऑप्शन होता। कहीं ना कहीं क्वेश्चन की प्रिंटिंग में बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि जो आंसर उन्होंने 2a और a दिया है उससे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। मतलब रियल साइंस यही है कि ऑप्शन मैच नहीं करने वाला है। मैच कराने के लिए तो कैसे कुछ भी बढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है, बट क्वेश्चन की फ्रेमिंग में, डायग्राम में कोई ना कोई प्रॉब्लम था बुक में, जहां सर ने क्वेश्चन लिया है। 2013 नीट का प्रॉब्लम देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। कह रहा है कि ABC 3 पॉइंट्स हैं, जिनमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और कहा जा रहा है कि पोटेंशियल कहां पर मैक्सिमम होगा। तो पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है -∇V/∇R, यानी कि इसको कहा जाता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फील्ड। ये परिभाषा हम लोग बोर्ड में जरूर याद करते हैं और पेपर में आती है।
पर इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इसका अर्थ निकालोगे तो क्या है, तो आज याद कर लेना, काम की चीज है कि लिख लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में ई फील्ड होगी। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रही है, इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बढ़ोगे तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। यानी ए की दिशा में, ए के पॉइंट पे देखो सबसे आगे खड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इसका पोटेंशियल सबसे कम है, सी का उससे ज्यादा है और बी का सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम एट बी। ये बेसिक परिभाषा है, अगर ये याद है तो सब याद है। ध्यान से देखें, ये सवाल इस तरह के पूछे गए हैं पुराने वर्षों में, बहुत पुराना ही 2014 का ही क्वेश्चन है। इन अ रीजन the potential is represented by v as a function of x y z as 6x minus 8xy minus 8y plus 6xy 6yz where v is in volts, xy तो मीटर में है, मतलब सब कुछ SI में है। तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए जो 2 कूलम का चार्ज 1,1,1 पर फील करेगा। आपको पता करनी है बेटा फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 कूलम का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मालूम नहीं। अगर वेक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो वेक्टर्स में फोर्स मिल जाए, फोर्स मिलेगी, मैग्नीट्यूड निकाल लो, आंसर आ जाएगा कोई ना कोई। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल वी बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड प्रोवाइडेड यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, इस तरह का। ये बहुत इत्मीनान से सोचना बेटा, तुम्हें पोटेंशियल क्या मिला है। तो सबसे पहले डेल वी बाय डेल एक्स निकालते हैं, माइनस नहीं लगा रहा हूं, ध्यान रखना, वहीं पर रख देंगे जब रखेंगे तो। डेल वी बाय डेल एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है पूरे फंक्शन का, प्रोवाइडेड एक्स कोई वेरिएबल मानना है, वाई जेड कांस्टेंट हो जाएंगे। तो पहली चीज क्या है, डेल बाय डेल एक्स, अंदर क्या है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ध्यान देखें, आप देख पा रहे हैं कि इसमें x है और इसमें x है, बाकी कहीं x नहीं है। तो जहां x नहीं है वो सारा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 6 आएगा, डेल x बाय डेल x का 1 हो जाएगा। दूसरे वाले में 8y कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, डेल x का 1 हो जाएगा। दूसरे में सब कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसी तरह डेल v बाय डेल y को देखिए, आप लिखेंगे डेल बाय डेल y 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। आप फिर से इसको इतना से देखें और आप पाएंगे कि ये टर्म में y नहीं है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 चला जाएगा। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। पहले का तो 0 बेकार है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x कांस्टेंट हो गया, तो यानी माइनस 8x बाहर आया और डेल y का 1 हो गया। यहाँ से माइनस 8 बाहर आया, डेल y डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पे प्लस 6z बाहर आया, डेल y का डिफरेंशिएशन फिर से 1। अच्छा, इसी तरह से डेल v बाय डेल z लिखना पड़ेगा, यानी डेल बाय डेल z किसका, यही फंक्शन दोबारा टीप लीजिए, दैट इज 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, और फिर डिफरेंशिएशन करिए। आप देखें कहाँ z नहीं, यहाँ z नहीं, यहाँ z नहीं, यहाँ z नहीं, सब का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, एक ही बचेगा एंड दैट वुड बी 6y। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आने वाली है फाइनली, दैट इज माइनस डेल v बाय डेल x, ये है। तो माइनस का मतलब ये हो गया माइनस 6 प्लस 8y, ब्रैकेट लगा लीजिए, लिखिए i कैप। ठीक है मेरी बात। इसके बाद फिर माइनस लगाइए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, डेल v बाय डेल y ये, तो क्योंकि माइनस यहां लगा हुआ है फॉर्मूले में, तो जो जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, j कैप। फिर देखो
माइनस डेल वी बाई डेल जेड, तो बेसिकली बचेगा 6y और यहां लिख देंगे k कैप। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1, उसका कारण है कि 1 1 1 पे पूछ रहा है वो, तो -6 + 8 i कैप, 8 8 - 6 j कैप, x y z सबकी जगह पे 1 1 रखना है, 6 k कैप। सॉल्व करो इसे, तो ये तो बच रहा है 8 - 6 is 2 i कैप, 8 8 16 -6 that is 10 j कैप and 6 k कैप। तो अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉडुलस निकालते हो तो लिखोगे 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 और भाई साहब का 36, यानी आया √140। कितना आया? √140। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो है Q × E, चार्ज है 2 कूलम का, अंदर लिखा हुआ है बेटा 140। 140 कैसे लिख सकते हो ध्यान से देखना, 35 × 2 क्या होता है बेटा 70, और 70 × 2 क्या होता है बेटा, ये होता है 140। 2 2 4 1 के बाहर, 2 1 के बाहर, तो 2 2 4 और अंदर क्या बचा √35। न्यूटन में आंसर सब साइन है, तो 4√35। 2014 का सवाल, बेसिक फंडामेंटल है, किसी को डिफरेंशिएशन आता है तो आंखों से देखकर होगा, नहीं आता है लिखकर करिए 2 मिनट में फिर भी हो जाएगा। अगला देखिए, सवाल फिर से वही है ना, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो 1,1,0 पर क्या है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरे समझ में। आप डेल v बाय डेल x i कैप माइनस लगाइए, माइनस डेल v बाय डेल y j कैप लगाइए, माइनस डेल v बाय डेल z k कैप लगाइए, और ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्मेट में आ जाएगी। तो आप सबसे पहले डेल v बाय डेल x निकालना चाहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब x हमारा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो लिखिए डेल बाय डेल x। फंक्शन नोट कर लीजिए, पूरा फंक्शन ये लिखा हुआ है, दैट इज 6xy माइनस y प्लस 2yz। देखिए पहले वाले में 6 और y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, और डेल x का 1 हो जाएगा, सामने 0 और फिर से 0 क्योंकि x तो अवेलेबल नहीं है, तो ये आंसर 6y आ रहा है। डेल v बाय डेल y देख लीजिए, यानी कि डेल बाय डेल y, फंक्शन है 6xy माइनस y प्लस 2yz, ये है। डिफरेंशिएशन करेंगे, 6x बाहर आएगा, -1 बचेगा, प्लस 2z बाहर आएगा, और डेल y का 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से डेल v बाय डेल z करिए, तो डेरिवेटिव लिखिए डेल बाय डेल z, और फंक्शन फिर से नोट करिए 6xy माइनस y प्लस 2yz। क्योंकि पहले दो टर्म्स में z नहीं है, z की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब ये है कि पहले दो टर्म तो 0 ही है, प्लस 2y बाहर कांस्टेंट है, निकल आएगा, डेल z का 1 ही आंसर आएगा, तो बेसिकली दिस कम्स आउट टू बी 2y। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्मेट लिखा जाएगा, माइनस लगा लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो डेल v बाय डेल x इज 6y i का माइनस। अब डेल v बाय डेल y देखिए क्या है नीचे, क्योंकि माइनस लगा है तो सबके साइन बदल ही जाने हैं, तो माइनस को बाहर रखिए, 6x माइनस 1 प्लस 2z, और उसके बाद j कैप, ठीक है ना, फिर माइनस लगाइए, और ये कितना है बेटा 2y k कैप। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, खतरनाक टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1,1,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी कि 1,1,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो बिल्कुल फिक्स कि y x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, z की जगह पे 0, तो -6 -6 i कैप, y की जगह 1 रख दिया, माइनस लगाइए, x की जगह 1 और z की जगह 0, z की जगह 0 तो 0, y की जगह 1, तो ये ऐसे, and we get the option as -6 i cap -5 j cap -2 k cap. Is there any answer? -6 -5 -2, D is the correct option. 2015 का सवाल, बिल्कुल फंडामेंटल, रिपीट टेलीकास्ट क्वेश्चन है बेटा, नया नहीं पूछा कुछ उन्होंने। सवाल देखिए,
कह रहा है कि 10 से लेके 20, 30, 40 वोल्ट तक के कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए हैं, डिजाइन अलग अलग है, दूरियां अलग अलग है, दैट्स नॉट अ मैटर, ऐसा कुछ बना दिया है। A पॉइंट 10 वोल्ट पे है और B पॉइंट 40 वोल्ट पे, चारों डायग्राम में यही है कि A 10 पे और B 40 पे। फिर वो कह रहा है कि बताओ कि कोई पॉजिटिव चार्ज है A से लेके B तक गए हैं, बताओ चारों केसेस में वर्क डन का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम कहेंगे वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, जिस चार्ज को फ्लो कराया वो चार्ज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सब में इनिशियल वाला 10 वोल्ट है और सब में फाइनल वाला 40 वोल्ट है, आपको सवाल में दिखाई दे रहा है। और हर एक केस में शेप बदले, डिजाइन बदले, दूरी बदले, कुछ भी बदले, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो वर्क डन भी सेम आएगा। इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज सेम, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि हॉलो मेटालिक स्फीयर, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, उसको कुछ पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है जिससे उसकी सरफेस का पोटेंशियल 80 हो जाता है और उसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। एक पुराना डायलॉग है, क्लासरूम लेक्चर्स में हम लोग बोला करते हैं बच्चों को, जो याद रखने वाली बात होती है। अगर मेटालिक स्फीयर है तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर चार्ज नहीं होगा तो ई नेट कितना होगा बेटे, इस पे ई नेट होगा 0, जिसकी वजह से पोटेंशियल कैसा होगा बच्चा, कांस्टेंट। और अगर स्फीयर है तो जो भी चार्ज इस पर आया है वो सिमेट्रिक आया होगा, यानी पूरी सरफेस का जो चार्ज का डेंसिटी है वो सेम रही होगी। ये जो पोटेंशियल है वो सरफेस का पोटेंशियल है, सरफेस का पोटेंशियल और सेंटर का पोटेंशियल आइडेंटिकल पाया जाता है। कारण क्या है, सारा का सारा चार्ज सेंटर से बराबर दूरी पर है। तो अगर हम सेंटर का पोटेंशियल लिखने जाएं तो हम लिखेंगे KQ/R। अब क्योंकि अंदर का जोन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का जोन है, इक्वी पोटेंशियल जोन है, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल सेम रहना चाहिए, तो सरफेस का पोटेंशियल भी यही आ गया। इसका अर्थ ये निकल कर आया कि जो सरफेस का पोटेंशियल है वही सेंटर का पोटेंशियल है। तो अगर सरफेस का पोटेंशियल 80 है तो सेंटर का पोटेंशियल भी 80 ही होने वाला है, कुछ नया नहीं है। बिल्कुल फंडामेंटल सवाल है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन लल्लू है। आगे देखो, ये सवाल थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, लंबा है लेकिन ठीक ठीक है। दो मेटल के स्फीयर्स हैं जिसके एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस 2r है, और उसको दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा है। दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड सेपरेटेड, कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट किया गया। हम लोग बचपन में बोर्ड में पढ़ते हैं कि चार्ज बराबर हो जाता है, एक्चुअली रियल कांसेप्ट है कि पोटेंशियल बराबर हो जाता है, सेम कांसेप्ट हमने भी लिया था। What will be the new surface charge densities on them? क्या नई सरफेस चार्ज डेंसिटीज इनके ऊपर आएंगी। तो सबसे पहले एक छोटा स्फीयर और एक बड़ा स्फीयर बना लेना चाहिए। एक की रेडियस r है और एक की रेडियस 2r है, तो यहाँ पे मानते हैं r और यहाँ मानते हैं 2r, यहाँ सिग्मा और यहाँ सिग्मा। तो अगर Q1 को देखें तो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ अगर Q2 को देखें तो सिग्मा इंटू 4 पाई 4r स्क्वायर, बेसिकली 2r का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। रेडियस का स्क्वायर करना तो 2r का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा टोटल चार्ज है। कांटेक्ट में लाए तो पोटेंशियल हो गया सेम, क्या बोला, कांटेक्ट में लाए तो पोटेंशियल हो गया सेम। हम कह देते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है कि छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ कुछ चार्ज फ्लो करके जा रहा है, ठीक, न्यू चार्ज डेंसिटीज निकालनी है। तो हमने कहा कि कुछ Q चार्ज इधर फ्लो करके चला गया, तो नए वाले पे कितना चार्ज आया, तो हमने कहा नए वाले पे चार्ज आया Q2 प्लस Q, और छोटे वाले पे कितना चार्ज हो गया Q1 माइनस Q, ठीक, जिसकी वजह से इनका पोटेंशियल सेम रहने वाला है। ध्यान से देखना बच्चों क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और छोटे वाले पे चार्ज है Q1 माइनस Q अपॉन R, ये पोटेंशियल है। बड़े वाले का पोटेंशियल देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 प्लस Q अपॉन 2R, ये सीन है। पोटेंशियल सेम होते ही ये सब कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 2Q1 माइनस 2Q इक्वल टू Q2 प्लस Q। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो बनेगा 2Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 3Q। तो जो Q की वैल्यू है वो आ गई 2Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 3। अब बेटा इसे ही सॉल्व करना है, खेल इसी का है। 2Q1 देखो कितना है, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, Q2 कितना है, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान सुनना, ये है सिग्मा, ठीक, और 4 पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों से, ध्यान से देखना दोनों से कॉमन आया, 3 भी बाहर ले लो, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर कॉमन, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर कॉमन, 2 माइनस 4 बचा, से तो -2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं,
-2 सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये क्यू है साहब। ये अगर क्यू है तो नया वाला चार्ज देखो कितना है, Q1 डैश कितना है। नया वाला चार्ज है Q1 माइनस क्यू, तो Q1 कितना है सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर माइनस क्यू, ये तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, 2 सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर बाय 3। ये है नया चार्ज। ध्यान से देखिए बेटा, तो ये बन गया 3 to 5 सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर बाय 3। ये चार्ज है। सिग्मा 1 देखोगे डैश नई चार्ज डेंसिटी अगर तुम देखोगे तो नई चार्ज डेंसिटी जो है वो बनकर आएगी नया वाला चार्ज अपॉन नया वाला सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो खैर उसका वही है, तो लिखा जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये कट गया, आंसर आया 5 सिग्मा बाय 3। तो 5 सिग्मा बाय 3, 5 सिग्मा बाय 6 2 3 3 यही ऑप्शन है। एक ही दिख रहा है तो पहले ही निकालते हैं, ऑप्शन मैच करके आगे करने की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, ये भी सवाल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा है। क्या है, कह रहा है कि 0 पर कोई चार्ज रखा हुआ है, जैसे कह रहे हैं कि Q रखा है, ये a, 0 है और ये 0, a है, और फिर ये कह रहा है कि एक चार्ज माइनस Q को यहां से उठा के यहां ले आए, वर्क डन बताओ। तो हम कहेंगे यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल चेक करो। इन भाई साहब की वजह से पोटेंशियल है, तो यहां का पोटेंशियल होगा KQ बाय A क्योंकि दूरी a है, और यहां का पोटेंशियल होगा KQ बाय, ये भी दूरी a ही है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वर्क डन कितना आएगा 0। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि पोटेंशियल डिफरेंस ना होने पर वर्क डन नहीं आता है। इस तरह के सवाल हमने और भी लगाए हैं। तो आज के लेक्चर को यहाँ पर बेटा खत्म करने का समय आया। बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम लोगों ने तेजी से बहुत सारे सवाल लगाए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को देखें, हमारे साथ जुड़ें। हम नीट के बहुत सारे PYQs करेंगे, इतने करेंगे कि लगभग सारे चैप्टर के 2-2 सेशन हम करेंगे। आपके नीट की तैयारी भी होगी, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। चलिए, साउथ सिटी PCMB को बेटा फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें लगातार फॉलो करिए। नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया चैप्टर 15 क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे छोटे से लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।